स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जबकि माध्यम लेंस के दोनों ओर क्या हो, समान हो। और ये जो डेरिवेशन है दूसरे नाम से भी पेपर में आ सकता है, लेंस मेकर का सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है ना। इस नाम से भी ये आ सकता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, आपको लेंस मेकर सूत्र लिखा हुआ नहीं मिला तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, और ये भी डिनोट जरूर करता है लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या हो, समान हो। या फिर लेंस मेकर सूत्र से आपको इस चीज़ को समझ जाना है परीक्षा के लिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जो डायग्राम है, पहले उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डायग्राम सिर्फ ड्रॉ ही नहीं करना है हमें। डायग्राम को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इसके डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, डायग्राम को पहले हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये कोई हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस है, और ये उत्तल लेंस का कोई क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, तो मैं अभी इसको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो उससे पहले आप समझिए कि ये क्या है, इस लेंस का मुख्य अक्ष है, यानी कि लेंस के बीचों बीच से खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम माने कि यहाँ पर कोई बिंदु वस्तु O उपस्थित है, ठीक है, कोई बिंदु वस्तु क्या उपस्थित है, O, और बिंदु वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण तो इस लेंस के, मान लें हम यहाँ पर ध्रुव है इसका P1 और ये ध्रुव है इसका P2, ठीक है, P1 और P2। तो एक प्रकाश किरण तो लेंस के P1 और P2 ध्रुव से होती हुई लेंस के मुख्य अक्ष से होती हुई सीधी चली जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष से होती हुई सीधी चली जाती है, ठीक है। और जो दूसरी जो हमारी प्रकाश किरण है, बिंदु वस्तु O से जो चल रही है, दूसरी प्रकाश किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है। लेंस के प्रथम पृष्ठ पर आपतित होती है। लेकिन आपको सबसे पहले एक बात और यहां पर समझनी है कि ये जो लेंस बनाया गया है, दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है ना। तो एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ ये इस तरीके से गोलीय काल्पनिक पृष्ठ है, और दूसरा गोलीय काल्पनिक पृष्ठ इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वो इधर से इस तरीके से गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना। तो अगर ये गोलीय पृष्ठ है तो इसका केंद्र भी होगा, तो यहां पर हम इसका एक केंद्र मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका वक्रता केंद्र है C1। क्या मान लेते हैं, वक्रता केंद्र है C1। तो आपको पता है कि जैसे अगर हम वृत्त की भी बात करें तो वो गोल होता है इस तरीके से। अगर उसके केंद्र से उसकी परिधि पर खींची गई भुजा क्या होती है, लंब होती है। उसी तरीके से यहाँ पर हम, उसी प्रकार हम देखो, यहाँ पर भी हम इसका जो वक्रता केंद्र है, क्या है, वक्रता केंद्र C1 है, यहां से इस पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चाहिए, इसको अभिलंब चाहिए, आपतित कराने के जब दिखाएंगे हम, अब अभिलंब चाहिए इसको। तो यहां से यहाँ पर कोई क्या है, एक अभिलंब है, ठीक है। क्या है, यहाँ पर कोई अभिलंब है, ठीक है। तो हमने इसके प्रकाशिक केंद्र से एक अभिलंब ले लिया, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र से क्या ले लिया हमने, एक अभिलंब ले लिया। तो हमको थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा यहां पर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, C1, ठीक है। यहां पर क्या है, C1 है। तो आपको ये तो पता है कि जब किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर कोई भुजा या स्पर्श रेखा खींची, या कोई रेखा खींची जाती है उसकी परिधि पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लंब। यानी कि वो भुजा क्या होती है, उस पर वो रेखा क्या होती है, परिधि पर खींची गई रेखा क्या होती है, लंब, ठीक है। तो इसको हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अभिलंब, इसके लिए हम क्या मानेंगे, इसको ये अभिलंब है, ठीक है ना। तो O से चलने वाली जो प्रकाश किरण है यहाँ पर आपतित होगी, और आपने अपवर्तन का रूल पढ़ रखा होगा, ठीक है। अपवर्तन के रूल के अकॉर्डिंग जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है
और उसका माध्यम भी चेंज होता है, ठीक है ना। तो इधर भी कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, ठीक है। इधर भी विरल माध्यम है और इधर भी क्या है, विरल माध्यम है। और अगर बात करें तो इसका माध्यम क्या है, सघन है। और इस लेंस की मोटाई भी हम मान लेते हैं स्मॉल वाला क्या है, टी। स्मॉल वाला क्या है, टी। लेंस की मोटाई है स्मॉल वाली टी। तो अब आपने देखा कि यहां से ओ से चलने वाली प्रकाश किरण जैसे ही इस पृष्ठ पर आपतित होगी और आपतित होने के पश्चात अगर इसमें इसके रास्ते में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होती तो ये प्रकाश किरण इस तरीके से सीधी निकल जाती। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, रुकावट है, यानी कि कौन सा पृष्ठ है, इसको हम लेंस L1 मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। यानी कि जो पृष्ठ है हमारा AP1 और बी, AP1 और बी पृष्ठ के कारण इस लेंस जो हमारी जो प्रकाश किरण चल रही है यहाँ से O से, इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण क्योंकि माध्यम भी चेंज हो रहा है तो ये विरल माध्यम से, और इसका माध्यम कैसा है यहाँ पर सघन, और इसका अपवर्तनांक मान लिया हमने n, ठीक है। तो इसका जो अपवर्तनांक है n, ये विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है ये, सघन माध्यम का। वैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2n1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक है ना, ये पृष्ठ है, इस पर आपतित होने के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, ठीक है ना। तो ये प्रकाश किरण है, अभिलंब की ओर झुकेगी और इस प्रकार ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती हुई यहां से, एक मिनट, यहां से अभिलंब की ओर झुकती हुई यहां से इस प्रकार ये सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से ये यहां से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। अभिलंब की ओर झुकती हुई ये प्रकाश किरण यहां से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण जैसे ही यहाँ पर क्या होगी, आपतित होगी, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये अभिलंब है, जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है, ये क्या बना है, अभिलंब। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम कोई प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई ऐसे, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पर सीधी निकलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से सीधी निकलेगी। और यहाँ पर O का प्रतिबिंब I डैश बनेगा। क्या बनेगा, O का प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ पर I डैश बनेगा। लेकिन अब यहाँ से तो वो सघन माध्यम में गई और सघन माध्यम में जाने के बाद वो अभिलंब की ओर झुक गई, ठीक है ना, अभिलंब की ओर झुक गई और यहाँ पर I डैश पर प्रतिबिंब बनाती है O का। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो कि जैसे ही सघन माध्यम से किरण बाहर जाती है तो सघन से फिर विरल में जाती है। जब फिर विरल में जाती है तो जो प्रकाश किरण है वो क्या होगी, अभिलंब से, उसी तरीके से अभिलंब से क्या होगी, वो प्रकाश किरण अभिलंब से क्या करेगी, अभिलंब से दूर हटेगी या फिर अभिलंब की ओर जाएगी। जब वो प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगी तो अभिलंब, पहले हम इसके अभिलंब बनाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र मान लिया हमने यहाँ पर है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र मान लिया हमने यहाँ पर है C2, और यहाँ से अगर हम एक अभिलंब खींचे, ठीक है ना, जहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ से अगर हम एक अभिलंब खींचे इस तरीके से, जहां पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अभिलंब अगर हम खींचते हैं, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर ये अभिलंब, कौन से अभिलंब पर यहाँ पर ये आपतित हो रही है, इस वाले अभिलंब पर हो रही है या इस वाले पर हो रही है। लेकिन अगर ये दूसरे माध्यम प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि अभिलंब से क्या, ये ऐसे जा रही है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है। तो यहां से ये अभिलंब से दूर हटती हुई ये जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार I पर एक प्रतिबिंब बनाती है, जो प्रतिबिंब कहलाएगा अंतिम प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर I डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। लेकिन जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरा पृष्ठ कौन सा, A, P2 और B के लिए काल्पनिक वस्तु यानी कि आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है ना। ये एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा I डैश। तो अगर हम इनके डिस्टेंस अगर निकालें तो आपको पता है कि यहाँ से पृष्ठ से इसको नापते हैं, तो पृष्ठ से नापते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी
ये सभी को पता होगा, ये क्या होती है u, वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो u लेते हैं। और इसी पृष्ठ से, क्योंकि हम इस पृष्ठ के लिए अगर देखें तो प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसी पृष्ठ से इस वाली डिस्टेंस को भी हम नापेंगे। तो इसी पृष्ठ से उस वाली डिस्टेंस का, उस वाली के लिए जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हम ले लेते हैं v डैश, क्या ले लेते हैं v डैश। और आपको मैंने बताया कि ये वस्तु द्वितीय पृष्ठ के लिए a, p2 और b के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, और आभासी वस्तु का कार्य करेगी तो इसका प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, I पर बनेगा, ठीक है ना। क्यों I पर बनेगा, क्योंकि अगर हम बात करें ये जो प्रकाश किरण है, यानी कि ये जो आ रही है प्रकाश किरण, यानी कि पीछे से इसका कहीं से भी इसकी स्टार्टिंग नहीं है, तो ये प्रकाश किरण इसके कारण बन रही है। यानी कि हम इसको पीछे ले जाए तो बस ये यहाँ तक जाती हुई दिखती है, और ये प्रकाश किरण जो नई जो बन रहा है यहाँ पर, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये इस वाली प्रकाश किरण के बारे के लिए बन रहा है, I डैश के लिए, ठीक है। किसके लिए बन रहा है यहाँ पर, ये I डैश के लिए। तो अगर हम बात करें, ये आभासी वस्तु का कार्य करेगा और द्वितीय पृष्ठ के लिए कार्य करेगा, तो द्वितीय पृष्ठ से ही हम इसकी अगर डिस्टेंस नापें, तो द्वितीय पृष्ठ से ही इसकी अगर हम डिस्टेंस नापते हैं तो वो वाली डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है तो वो क्या होगी, यहाँ पर u डैश होगी। क्या होगी वो, u डैश, क्या होगी, u डैश होगी। नहीं, इसको हम, आभासी वस्तु है तो इसको हम u ले लेते हैं, तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, u डैश ही ले लेते हैं। u डैश क्या हो जाएगा, u तो हमने यहाँ ले लिया है तो इसको हम ले लेते हैं u डैश। और u डैश ले लिया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब हमने u डैश लिया तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, v है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, v है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस v है, तो इसको हम इसमें से घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है v, और v में से अगर हम t को घटा दें तो ये डिस्टेंस हमारी बच जाएगी, और इस डिस्टेंस को लिख लेंगे v डैश माइनस का t। क्या लिख लेंगे, v डैश का माइनस का t। और अगर हम बात करें जो प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो आभासी वस्तु के कारण, द्वितीय पृष्ठ के कारण क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है I पर, और उसकी अगर हम डिस्टेंस निकालें तो इसको हम मान लेते हैं v। क्या मान लेते हैं, v। बस हमें इतना ही इस डायग्राम के बारे में समझना है। एक बार हम इसको दोबारा समझ सकते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। कोई बिंदु वस्तु मुख्य अक्ष पर रखी है, ओ यहाँ से चलने वाले प्रकाश किरण अगर वो P1 और P2 ध्रुव से जाती है सीधी निकल जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण इस लेंस के प्रथम पृष्ठ यानी कि A, P1 और B पर क्या होती है, आपतित होती है, ठीक है ना, आपतित होती है। तो ये इस पृष्ठ का जो है, इसका वक्रता केंद्र ये है C1, और यहाँ से अगर हम एक लंब डालते हैं तो आपको ये चीज पता है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम कोई किरण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब कहाँ है, ये वाला अभिलंब। तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे की तरफ झुक गई, यानी कि ये इस तरीके से ऐसे चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर द्वितीय पृष्ठ भी है, और ये किरण जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी इस माध्यम से, लेंस के माध्यम से बाहर निकलेगी, तो विरल माध्यम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फिर ये किरण अपवर्तित होगी, फिर अपवर्तित होगी, ठीक है ना। तो वो अपवर्तित होकर के वो यहाँ पर क्या है, इसके लिए अभिलंब ये है, तो अभिलंब से क्या होगी, ये अभिलंब से अब ये दूर हटेगी, क्योंकि ये वायु में प्रवेश कर रही तो अभिलंब से दूर हटती है, यही अपवर्तन का नियम है, ठीक है। तो वायु में दूर हटेगी। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा I पर बनेगा, और ये I जो प्रतिबिंब बन रहा है ये I डैश के कारण बन रहा है। ये द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, ठीक है। तो हमने इसकी डिस्टेंस ली, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस लें हम तो u होती है, और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि प्रथम पृष्ठ के कारण ये प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए हमने इसको v डैश पहले ले लिया है, और फिर हमने इसको यहाँ पे देखा कि ये द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो इसको हमने u डैश ले लिया है, और v डैश माइनस t। इसको हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने v डैश ले रखी है, तो अलग अलग हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो दिक्कत कर जाएगा फिर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, v डैश। तो अगर हम v डैश में से t को घटा दें, इसमें से पूरी में से इतना सा काट दें, तो इतना डिस्टेंस बचेगा, उसको हम लिख देंगे u डैश बराबर v डैश माइनस t। और ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए, तो इसके लिए हम इसको v से डिनोट करते हैं, वस्तु की दूरी को, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो अगर मैंने बताया था कि प्रकाश के केंद्र क्या होता है, अगर ये P1 और क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है C है, तो मैं अगर बात करूं कि CP1 बराबर और CP2 हो, यानी कि CP1 बराबर CP2 हो,
तो लेंस के मध्य वाले भाग को, जो मध्य वाला जो बिंदु होता है, उसे हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना। इसके लिए ये शर्त फॉलो होती है, यानी कि सी पी वन बराबर सी पी टू हो तो हम सी को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, लेंस के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। चलिए हम पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, जैसे हमने डायग्राम को समझाया है उसी प्रकार इसको हमने पॉइंटों को नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको हम समझेंगे। माना एक पतला लेंस, ये कोई पतला लेंस है, यानी कि जिसकी मोटाई वक्र पृष्ठों की अपेक्षा क्या हो, बहुत कम हो, उसे हम पतला लेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो माना एक पतला लेंस जिसकी मोटाई t है, ठीक है, वह वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं r1 और r2, हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम त्रिज्याएं नोट करेंगे तो वो कितनी होगी, त्रिज्याएं r1 और उसकी होगी r2। ठीक है ना। r1 r2 एक पारदर्शी माध्यम, ठीक है, माध्यम में रखा है, यानी कि दोनों तरफ क्या है, वायु है। लेंस के पदार्थ का वह बाह्य, लेंस के पदार्थ का बाह्य पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लिया हमने n। ठीक है ना। यानी कि बाह्य पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने मान लिया n। ठीक है। माना लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो U है, पर रखी है। प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के कारण बिंदु O का प्रतिबिंब, प्रथम पृष्ठ कौन सा है, AP1 के कारण बिंदु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। और जो माना I डैश की गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P1 से दूरी क्या है, V डैश है। और जो आभासी वस्तु का कार्य करता है उसे हम आगे लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट कर लेते हैं। प्रथम गोलीय पृष्ठ का जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो होता है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन क्या होता है r, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी, वो वक्रता त्रिज्या, और n क्या है, इसका अपवर्तनांक, यानी कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो हमारा अपवर्तन के प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है, सूत्र से तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यानी कि n तो इसका क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक। जब n अपवर्तनांक है और ये क्या है हमारा, यहाँ पर वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहाँ पर v डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी v डैश। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी v डैश ले लेंगे माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि जो वस्तु की जो दूरी है वो यहाँ पर क्या है, u है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा हमारा n माइनस का 1 अपॉन आ जाएगा यहाँ पर r1, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। कितना दे देंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तो n अपॉन v डैश 1 अपॉन u, और ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अगर अब हम बात करें, ठीक है, अब n के स्थान पर देखो, n के स्थान पर क्यों हम इसको लिख रहे हैं, n के स्थान पर, यानी कि ये तो था विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो सघन माध्यम के सापेक्ष अगर विरल माध्यम का अपवर्तनांक लिखना होता, अपवर्तनांक वाले जो रूल है वो तो आपने पढ़े हो, अगर आप वो मेरी वीडियो आपने देखी हो तो वहां आपको इस चीज के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो n के स्थान पर जो हम लिखेंगे, n के स्थान पर 1 अपॉन n लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन n, क्या करेंगे 1 अपॉन n, यानी कि आप जानते हो 2n1, अगर इसको 1 को पहले लाना है 2 को बाद में ले जाना है तो इसको कैसे करते हैं 1n2। ठीक है ना, यानी कि जब इसका हमें उल्टा करना है तो हम इस तरीके से उसको उल्टा कर देते हैं लेने पर। ठीक है, लेने पर जो हमारा द्वितीय गोलीय पृष्ठ है, जो हमारा क्या है द्वितीय गोलीय पृष्ठ है, उसके लिए जो I डैश है वो एक आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, द्वितीय पृष्ठ के लिए I डैश एक आभासी वस्तु का क्या करता है, कार्य करता है। आभासी वस्तु का क्या करता है, कार्य। द्वितीय पृष्ठ के लिए I डैश एक आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो P2 से
आई डैश की दूरी, P2 से I डैश की दूरी आप देख सकते हो यहां पर U डैश बराबर V डैश माइनस T ली गई है, ठीक है। यानी कि जो वस्तु की दूरी है वो ये ली गई है, ठीक है ना, दूरी बराबर इतनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके स्थान पर इसको हमें रखना है और U के स्थान पर यानी कि जो U डैश वस्तु की दूरी है उसको इस तरह रखना है। तो इस तरीके से द्वितीय पृष्ठ के लिए मैंने यहाँ लिखा है, द्वितीय पृष्ठ के लिए जो समीकरण है हमारी वो क्या बन के आएगी फिर हमारी द्वितीय पृष्ठ के लिए समीकरण, यहाँ से n की जगह पर रखा है हमने 1/n और जो v डैश है यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी आ रही है हमारी v, प्रतिबिंब इसका I डैश का प्रतिबिंब ये तो बन रहा है तो ये क्या आएगी हमारी v, तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर v माइनस और यहाँ पर क्या है 1/, और यहाँ पर देखो जो हमारा u आना चाहिए वो वस्तु की दूरी अब यहाँ पर क्या हो गई, क्योंकि ये वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु की दूरी होगी हमारी v डैश, तो यहाँ पर आ जाएगा v डैश माइनस का क्या आ जाएगा t बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा 1/n माइनस का 1, ठीक है, 1/n माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा R2, ठीक है। तो अब जैसे ही हमने इसको रखा ये समीकरण बन गई हमारे यहाँ पर 2, समीकरण नंबर बन गई 2। अब आपको यहाँ पर एक चीज देखनी है कि हम 1/n को नीचे उतार लाएं, यहाँ एलसीएम लेके भी इसको n को नीचे उतार लाएं, लेकिन उससे भी पहले आपको एक चीज सोचनी है, जो यहाँ पर t लिखी हुई है ये जो हमारा t है, t जो होता है यानी कि यहां से यहां तक क्या है v, तो इसकी अपेक्षा ये t क्या है बहुत छोटा है, क्योंकि पतला लेंस है इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं उपेक्षणीय। तो यहां पर लिखेंगे हम v डैश के सापेक्ष t, v डैश के सापेक्ष t उपेक्षणीय है, ठीक है, उपेक्षणीय है। तो हम इसको क्या दिखा देते हैं, इसके सापेक्ष इसको दिखा देते हैं हम उपेक्षणीय, ठीक है। इसके सापेक्ष जब इसको हम उपेक्षणीय दिखाएंगे तो इसका मतलब है हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और n को हम नीचे उतार लाते हैं। तो हमारी जो समीकरण बन के आती है वो समीकरण हमारी बन के क्या आएगी, n को जब नीचे उतार लेंगे तो nv माइनस 1/v डैश, क्योंकि t को तो हमने छोड़ दिया है, और यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर का 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस n, और नीचे आ जाएगा nr2, ठीक है। अब अगर हम n की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ से n कट जाएगा लेकिन यहाँ पर n आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब हम n से गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में n से गुणा करेंगे तो यहाँ से n यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि n की गुणा यहाँ करेंगे, n गुणा यहाँ करेंगे, n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/, क्योंकि यहाँ तो n था नहीं तो इसलिए ऊपर यहाँ n ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा n कितना v डैश, और बराबर, और यहाँ से हम चाहें तो माइनस कॉमन लेके इसको भी हम उल्टा कर सकते हैं और n से n कट जाए, क्योंकि n की गुणा करी हमने, यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी यहाँ भी होगी, तो n से n कट जाएगा और इसमें से माइनस कॉमन ले लें। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस 1/, और n से n कट गया, और इसको हम समीकरण नंबर नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरण जो हमारी दे रखी है 3 और समीकरण 1 जो दे रखी है, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखो ये सेम है, ये कट जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब 1 3 को जोड़ेंगे तो 1 कटेंगे तो बचेगा हमारा प्लस का 1/v बचेगा, इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो ये बचा हमारा 1/v माइनस 1/, इधर बचा हमारा u ये माइनस का, और बराबर इन दोनों में से देखो जोड़ेंगे तो ये कॉमन आएगा n-1, तो n-1 को हम पहले ले लेते हैं कॉमन, और अंदर बचा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव साइन है, धन का चिन्ह है यहाँ पर, यानी कुछ भी यहाँ पे है नहीं कोई चिन्ह, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/r1 माइनस, यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, तो ये आ जाएगा 1/r2।
इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हम वस्तु को, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है ना, यदि वस्तु अनंत पर स्थित होती है, ऐसी कंडीशन भी तो बन सकती है, यानी कि ये वस्तु कहाँ हो, कहीं अनंत पर वस्तु हो, ठीक है ना, अनंत पर वस्तु क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। जब यदि लिखते हैं हम, यदि वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो, यदि वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब, आपने मुख्य फोकस की परिभाषा पढ़ी हो तो इधर प्रथम फोकस बनता है उत्तल लेंस की, उधर द्वितीय फोकस, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके द्वितीय फोकस पर। यदि वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनेगा, ठीक है, द्वितीय फोकस पर बनेगा। ये मुख्य अक्ष की जो परिभाषा है उसमें इसको बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, डलवा देंगे इसको हम। तो अब अगर हम बात करें प्रतिबिंब बनेगा तो अतः हम लिख सकते हैं कि u बराबर, वस्तु अनंत पर स्थित तो दूरी कितनी आ गई इसकी, इनफिनिट, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसके फोकस पर, तो उसको हमने f ले लिया। तो अगर हम बात करें समीकरण जो हमारी आ रही है, इसको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 4 से अगर हम बात करें तो समीकरण 4 में इन दोनों वैल्यू को रखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर v की जगह पर रखेंगे 1/f, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम 1/∞ बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा n-1, और यहाँ ब्रैकेट में आ रहा है हमारा क्या 1/r1 - 1/r2। अब ये तो रख दिया, लेकिन या हम इन्हें ऐसे कर सकते हैं, अथवा या कुछ भी मान सकते हो आप, या लिख सकते हो, तो 1/f बराबर n-1, और यहां आ जाएगा 1/r1 - 1/r2, क्या आ जाएगा 1/r2, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 1/r2, और यही जो कहलाता है हमारा लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर सूत्र, ठीक है ना, 1/f n-1, और पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र भी यही है, ये है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, तथा इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन कराएं कि इस वाली जो समीकरण है, इस वाली समीकरण को भी हम एक समीकरण मान लेते हैं, मान के चलो हम 5, समीकरण 5 मान लेते हैं, और समीकरण 5 के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी कंपैरिजन कराएं, और किसके अकॉर्डिंग कराएं, समीकरण 4 के अकॉर्डिंग, तो समीकरण 5 और समीकरण 4 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है दोनों समीकरणों का सेम है, तो हम क्यों ना इस वाले पार्ट के बराबर ये वाला पार्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा और आगे का, क्योंकि इसको आगे भी पूछ सकता है, यहाँ तक लेंस मेकर का सूत्र कंप्लीट हो जाता है, अपवर्तन का सूत्र भी कंप्लीट हो जाता है, तो हम थोड़ा सा और इसको एडवांस देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे पूछ सकता है, तो समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, जब दो पोर्शन बराबर हो तो जो बराबर नहीं उनको बराबर रख देते हैं, तो ये हमारा बराबर नहीं, इनको क्या रख देंगे हम बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v - 1/u, क्या आ जाएगा। या फिर इसे पलट के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे लिखना इसे चाहें तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f, और इस वाले सूत्र को हम बोलते हैं क्या, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है ना। यह है
लेंस की, पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। यह लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, ये पतले लेंस की फोकस दूरी का भी सूत्र है, तो इसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।